इमेजिन करो अचानक से एक दिन तुम्हारी आँख खुलती है और तुम खुद को एक बहुत ही ज़्यादा अंधेरी जगह पर पाते हो। तुम्हारी आंखें तो खुल गई हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा हाथ पर हिलाने के बाद रियलाइज़ होता है कि तुम तो किसी बॉक्स के अंदर बंद हो जिसमें कि उठकर बैठने तक की जगह नहीं है और तुम लेटे हुए हो। तुम काफ़ी लंबे टाइम से बेहोश पड़े थे और तुमको ये भी नहीं याद कि तुम आखिर इस ब्लैक बॉक्स में कैसे आए। थोड़ी देर इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने के बाद जब तुम्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो बॉक्स अंदर से तो खुल नहीं पाएगा, तो तुम चिल्लाना शुरू करते हो। तुम बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, हेल्प के लिए लोगों को बुला रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आवाज़ बॉक्स के बाहर जा ही नहीं रही है। इस पॉइंट पर तुम भी हार मानकर बैठ जाते हो और ये रियलाइज़ करते हो कि मे बी तुम्हारी ज़िंदगी के आखिरी पल इसी बॉक्स में गुजरने वाले हैं। आंखें बंद कर कर तुम अपनी मौत का इंतज़ार करने ही लगते हो कि अचानक से वो बॉक्स खुल जाता है। और जैसे वो बॉक्स खुलता है तुम्हारी नज़र जाती है एक इंसान पर जिसने कि तुम्हें उस बॉक्स से निकाला था। उस बॉक्स से उठते ही तुम देखते हो कि तुम किसी घर की बेसमेंट में पड़े हुए हो। उठने के बाद ये सारी बातें भूल कर तुम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो कि फाइनली मैं बच गया। तुम उस इंसान का थैंक यू करते हो और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाते हो तो वो आदमी जिसने कि तुम्हें बॉक्स से निकाल कर तुम्हारी जान बचाई थी, वही आदमी तुम्हारे सर पर एक बहुत ही ज़ोर से बैट मारता है। जिसके बाद कई सालों तक ये आदमी तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें करता है, तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम्हें मारता है और एट द एंड 7 सालों के लिए कॉफिन में जिंदा बंद कर देता है। तो आज का हमारा केस स्टार्ट होता है 1977 के मई से। इस दिन 20 साल की कॉलिन स्टैन यूगन ऑरेगन से नदर्न कैलिफोर्निया तक हिचहाइकिंग कर रही थी। एक्चुअली उसकी फ्रेंड का बर्थडे था तो उसने सोचा कि क्यों ना वो हिचहाइकिंग कर कर ही नदर्न कैलिफोर्निया का सफ़र तय करे एंड इसी साथ उसकी ट्रिप भी हो जाएगी और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी भी अटेंड कर लेगी। थोड़ी दूर तक इसी रोड पर चलने के बाद उसने डिसाइड करा कि वो अब लिफ्ट लेकर अपने आगे का सफ़र तय करेगी और स्टार्टिंग में जो 2 गाड़ियां उसके पास से गुजरी जिन्होंने उसे लिफ्ट के लिए पूछा, उनमें जो लोग बैठे थे उनके साथ कॉलिन को ट्रैवल करना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इसीलिए पहली स्टार्टिंग में 2 जो गाड़ियाँ आई उसने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि मुझे आपके साथ नहीं लिफ्ट लेनी है, आपसे मुझे आपके साथ ट्रैवल नहीं करना। जिसके बाद अचानक से कॉलिन के सामने एक ब्लू कलर की वैन आकर खड़ी होती है। अब ये जो ब्लू कलर की वैन थी इसके अंदर 23 साल का कैमरॉन, उसकी 19 साल की वाइफ जैनिस एंड उनकी एक छोटी सी बेटी बैठे हुए थे। कैमरॉन ने जैसे ही कॉलिन को देखा उसने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, तुम्हें लिफ्ट वगैरह चाहिए तो हम दे सकते हैं, हम भी नदर्न कैलिफोर्निया तक ही जा रहे हैं। कॉलिन ने इनकी फैमिली को देखा और उसे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील हुआ ऑब्वियसली एंड स्पेसिफिकली उनकी जो छोटी बच्ची थी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा कॉलिन को कंफर्टेबल फील हुआ और बिना ज़्यादा सवाल करे वो उनकी वैन में बैठ गई। वैन में बैठने के बाद अभी जिस रोड पे चल रहे थे वो कुछ ऐसी थी कि रोड सीधे सीधे चलती जा रही थी, दोनों साइड में फॉरेस्ट था। थोड़ी देर तक तो कैमरॉन ने अपनी वैन को उसी रोड पर भगाया लेकिन फिर अचानक से उसने अपनी वैन को फॉरेस्ट की तरफ मोड़ दिया। कॉलिन एकदम से हैरान रह गई कि रोड तो सीधे सीधे है, हम फॉरेस्ट में क्यों जा रहे हैं। यही सवाल उसने जब कैमरॉन से पूछा तो कैमरॉन ने बीच फॉरेस्ट में अपनी वैन रोकी, अपनी सीट के नीचे से एक चाकू निकाला और कॉलिन के गले पर रख दिया। कैमरॉन ने कॉलिन से कहा कि अगर तुमने ज़रा सी भी चालाकी दिखाने की, भागने की या चिल्लाने की कोशिश करी तो मैं यहीं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी डेड बॉडी भी किसी को कभी नहीं मिलेगी। कॉलिन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी इसलिए उसने फ़ौरन से ये कह दिया कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे जान से मत मारना। कॉलिन को इस हाल में देखकर कैमरॉन ने उसके गले से चाकू हटाया और अपनी सीट से एक बहुत ही बड़ा सा वुडन बॉक्स निकालकर कॉलिन के सर पर रख दिया। और वो जो वुडन बॉक्स था काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली बनाया गया था, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीजंस के लिए, क्योंकि जैसे ही वो वुडन बॉक्स कैमरॉन ने कॉलिन के सर पर रखा सबसे पहली चीज़ जो कॉलिन ने नोटिस करी वो ये थी कि वो वुडन बॉक्स लॉक्ड था, यानी कि कॉलिन अपनी मर्जी से उसको उतार नहीं सकती थी। दूसरी चीज़ वो वुडन बॉक्स बिल्कुल ही अंधेरा था, यानी कि उसके आर पार नहीं दिख रहा था। तीसरी चीज़ वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा था, उस बॉक्स में से आराम से कॉलिन सांस ले पा रही थी। और चौथी चीज़ ये कि वो वुडन बॉक्स साउंड प्रूफ था, यानी कि कैमरॉन की आवाज़ ना तो अंदर आ रही थी, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, ना तो वो कॉलिन को सुनाई दे रही थी और ना ही जो कॉलिन बोल रही थी या मदद के लिए चिल्ला रही थी वो किसी बाहर वाले को सुनाई दे रही थी।
अपने सर पर रखवाने के बाद थोड़ी देर तक तो वैन वहीं पर रुकी रही, लेकिन फिर अचानक से कॉलिन को रियलाइज हुआ कि वैन कहीं पर जा रही है चलकर, और काफ़ी घंटों तक उसने यही फील करा कि वैन चले जा रही है। और फिर एक पॉइंट पर आकर वैन रुक गई। वैन के रुकते ही कॉलिन ने रियलाइज़ करा कि उसके बराबर का जो डोर है वो अचानक से खुला और किसी ने कॉलिन का हाथ पकड़कर उसको घसीटना शुरू कर दिया। कॉलिन रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी को बाहर आवाज़ ही नहीं जा रही थी। और वो आदमी जो उसे घसीट रहा था वो घसीटता हुआ उसे किसी घर के अंदर लेकर गया और घर के नीचे लेकर जाने लगा। सीढ़ियों पर भी वो आदमी कॉलिन को घसीटता हुआ लेकर गया और एक साइड में जाकर फेंक दिया, जिसके बाद कॉलिन के सर से वो जो वुडन बॉक्स था वो हटाया गया। तो कॉलिन ने देखा कि उसके सामने कैमरॉन ही खड़ा था। कैमरॉन ने ही उसके सर से वो वुडन बॉक्स हटाया था, और जब कॉलिन ने अपने आसपास देखा तो उसने रियलाइज़ करा कि वो तो किसी घर की बेसमेंट में है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई तो थी ही, वो एकदम से उसका रिफ्लेक्स एक्शन काम करा और वो एकदम से स्टेयर्स की तरफ भागने की कोशिश करने लगी कि इतने में ही कैमरॉन ने कॉलिन को पकड़ा और बहुत ही जोर से झटक कर एक साइड में फेंक दिया, जिसके बाद कैमरॉन कॉलिन के पास आया और उसके एक हाथ को जंजीर से बांधकर कॉलिन को वहीं उसी बेसमेंट में पड़ा हुआ छोड़कर ऊपर चला गया। उस रात कॉलिन बहुत ही ज़्यादा रोई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी खुद पर, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि उसने क्यों इन लोगों पर ट्रस्ट करा, और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या अब वो अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड से कभी दोबारा मिल पाएगी, क्या ये लोग उसको ज़िंदा छोड़ेंगे, इन लोगों ने उसे किडनैप क्यों करा है। सारे सवाल कॉलिन को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी रोने के सिवाय, और कॉलिन ने वो पूरी रात रो रो कर गुजारी। अभी जो पूरा इंसिडेंट मैंने तुम्हें बताया ये डे 1 की कहानी थी। डे 1 यानी कि जिस दिन कैमरॉन और उसकी वाइफ जेनिस ने डिसाइड करा कि वो बाहर जाएंगे अपनी ब्लू वैन में, अपनी छोटी बेटी को लेकर जाएंगे और किसी लड़की को किडनैप कर अपने घर पर लाएंगे। और उन्होंने ऐसा क्यों करा वो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बेसिकली जो कैमरॉन था उसकी काफ़ी ज़्यादा डार्क फैंटेसीज थी। उसको सुकून मिलता था जब वो किसी को मारता था, पीटता था, किसी दूसरे को टॉर्चर में देखता था। स्टार्टिंग में तो ये होता था कि कैमरॉन की जो डीप डार्क डिज़ायर्स थी वो कैमरॉन अपनी वाइफ जेनिस के ऊपर उतारता था। वो जेनिस को मारता था, पीटता था, उसको टॉर्चर करता था और उससे प्लेजर लेता था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब जेनिस भी कैमरॉन की इन सारी पिटाइयों से, इन सारे टॉर्चर से परेशान आ गई थी और वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी कैमरॉन को डिवोर्स भी नहीं करना चाहती थी। तो उसने एक सॉल्यूशन निकाला। उसने कैमरॉन से कहा कि क्यों ना तुम एक लड़की को, एक यंग लड़की को किडनैप कर लो और अपनी जितनी भी डार्क फैंटेसीज हैं, डार्क डिज़ायर्स हैं, उसको टॉर्चर करने की, अलग अलग तरह से मारने पीटने की, वो तुम उस लड़की के साथ जिसको तुम किडनैप करो उसके साथ कर लेना और मुझे अपनी एज अ वाइफ ट्रीट करो। यही हुआ भी। नेक्स्ट दिन से कैमरॉन बेसमेंट में गया। उसने देखा कि कॉलिन एक साइड में पड़ी हुई रो रही है, तो उसने कॉलिन को उठाया, कॉलिन को दीवार से लटकाया और जो कोड़ा होता है ना, कोड़ा, उससे कॉलिन को मारना शुरू कर दिया। वो कॉलिन को रोज़ इसी कोड़े से कई बार मारता था और जब तक मारता रहता था जब तक कॉलिन की बॉडी से खून ना निकलने लग जाए। कई दिनों तक इसी कोड़े से कॉलिन को मारने के बाद उसने इस टॉर्चर को एक लेवल और इंक्रीज करा एंड एक दिन वो अपनी कार की बैटरी लाया कॉलिन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, जिसके बाद उसने कॉलिन को अगले कई दिनों तक इलेक्ट्रिकल शॉक दिए, सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए, उसको पेन फील करवाने के लिए, जिसे देखकर कैमरॉन को मज़ा आ रहा था। ये टॉर्चर्स एक के बाद एक बढ़ते ही गए इंटेंसिटी में। एक पॉइंट ऐसा आया जब कैमरॉन कॉलिन की बॉडी को थोड़ा थोड़ा जला दिया करता था, जिससे कि कॉलिन चिल्लाती थी दर्द में और कैमरॉन को मज़ा आता था। कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए इवन, और कॉलिन बिल्कुल उम्मीद तोड़ चुकी थी। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस पूरे जेल से अपने भाग पाएगी, वो कभी भी इस बेसमेंट से, इस घर से या फिर कैमरॉन के हाथों से बचकर निकल पाएगी। कॉलिन ने अपनी मौत को एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी मौत यहीं पर आनी है। कॉलिन को ये नहीं पता था कि मौत से भी ज़्यादा बदतर तरह का टॉर्चर आने वाले टाइम में कैमरॉन करने वाला है, जिसके लिए कॉलिन बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। हुआ क्या कि कुछ साल बाद कैमरॉन ने अपना घर शिफ्ट करा और वो एक नए घर में शिफ्ट हुए, जहाँ पर कि वैसे तो वो घर बहुत बढ़िया था, लेकिन कैमरॉन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज थी उस घर में। उस नए घर में कोई भी बेसमेंट नहीं थी। अब क्योंकि नए घर में बेसमेंट नहीं थी, इसीलिए कैमरॉन
कॉलिन को छुपा कर नहीं रख सकता था, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल टाइम होता था कॉलिन को मारना पीटना। तो वो नहीं चाहता था कि वो कॉलिन को छोड़ दे, इसीलिए कैमरॉन काम पर लग गया। वो कुछ ऐसा डिज़ाइन करना चाहता था जिससे कि वो कॉलिन को छुपा कर अपने पास रख सके, और जब उसे मन करे कॉलिन को टॉर्चर करने का सिर्फ तभी निकाले। कैमरॉन ने एक कॉफिन टाइप का वुडन बॉक्स बनाया जिसमें कि उठकर बैठने तक की भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटने की, जैसे कि हम डेड बॉडी को लिटा देते हैं ना कॉफिन में, उतनी जगह थी, जिसके ऊपर उसने 3 होल बनाए वेंटिलेशन के लिए। और इस बॉक्स को कैमरॉन ने एक तरह से घर बनाया था कॉलिन का। यानी कि इस नए घर में कॉलिन सबसे पहले तो टॉर्चर होती थी कैमरॉन के हाथों, कैमरॉन उसको अलग अलग तरह से मारता पीटता था, जिसके बाद वो उसे घर के काम करने के लिए फोर्स करता था। एंड फाइनली जब उसका मन भर जाता था दिन भर के लिए कि हाँ भाई अब मैंने बहुत मज़ा कर लिया है कॉलिन के साथ, तो वो कॉलिन को ऑर्डर करता था अपने घर में जाकर सोने के लिए। कॉलिन जाती थी कैमरॉन के रूम में और कैमरॉन के रूम के बेड के नीचे से अपना बॉक्स निकालती थी, यही वुडन बॉक्स, इसके अंदर लेटती थी। कैमरॉन ऊपर से इसका दरवाज़ा बंद कर कर कॉलिन को सामान की तरह बेड के नीचे खिसका देता था। लाइक कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। एक 20 साल की लड़की को वो एक कॉफिन जैसे बॉक्स में बंद कर कर अपने बेड के नीचे खिसका कर रखता था। कॉलिन अगले 7 साल तक इसी कॉफिन के अंदर बंद रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। सिर्फ और सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए बाहर निकाला जाता था। एंड कई बार तो गर्मियों के टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस तक इस कॉफिन का टेम्परेचर चला जाता था। कॉलिन रात भर पसीने से नहाई रहती थी, वो पूरा पसीना निकलता रहता था, उसको गर्मी लगती रहती थी, सफोकेशन होता था, वो रोती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। और उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है, जहाँ पर वो रो रही होती थी, चिल्ला रही होती थी, ठीक उसके ऊपर कैमरॉन और उसकी वाइफ जेनिस आराम से कम्फी बेड्स में सो रहे होते थे। हो सकता है तुम में से कुछ लोग सोचें कि कॉलिन भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी। क्या उसने कभी कोशिश करी नहीं भागने की? मतलब उसने कभी सोचा ही क्यों नहीं कि मैं भाग भी तो सकती हूँ, एक घर ही तो है ये। तो उसके लिए भी कैमरॉन ने एक इंतज़ाम करा था कि कॉलिन कभी भी इस घर से भागने की कोशिश ही ना करे। कैमरॉन ने कॉलिन को इस नए घर में आने के बाद ये बताया कि कैमरॉन एक बहुत ही ज़्यादा बड़े और पावरफुल कल्ट का पार्ट है। इस कल्ट का नाम उसने द कंपनी बताया और ये कहा कि ये द कंपनी नाम का जो कल्ट है ना, इसी ने कैमरॉन से बोला था कि वो कॉलिन को किडनैप कर कर अपने घर पर रखे, उसे टॉर्चर करे। एंड ये द कंपनी नाम का कल्ट कॉलिन पर 24 घंटे नज़र रखता है। तो अगर कॉलिन ने भागने की ज़रा सी भी कोशिश करी तो सबसे पहले ये लोग कॉलिन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जान से मारेंगे, और उसके बाद कॉलिन को दोबारा से पकड़ कर लाएंगे, जहाँ भी वो होगी वहाँ से पकड़ कर लाएंगे कैमरॉन के पास, और कैमरॉन के सामने कॉलिन को भी जान से मार देंगे। अब ऑब्वियसली कॉलिन को ये बात माननी तो नहीं चाहिए थी, बट फॉर वॉट एवर रीज़न वो वैसे भी 20 साल की एक लड़की थी, तो मे बी थोड़ा बहुत मनाने के बाद कॉलिन मान गई होगी ये बात, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करने लग गई थी। इवन एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था अब कि कैमरॉन के टॉर्चर्स, उसकी पिटाई से भी ज़्यादा कॉलिन द कंपनी नाम के इस कल्ट से डरने लग गई थी। वो डरने लग गई थी कि अगर उसने ज़रा सी भी भागने की या खुद को बचाने की कोशिश करी तो ये द कंपनी नाम का कल्ट उसकी फैमिली को जान से मार देगा। कॉलिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपनी फेट तो एक्सेप्ट कर चुकी थी, वो ये मान चुकी थी कि वो यहीं पर मारी जाएगी कैमरॉन के हाथों। लेकिन वो ये नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि उसके पेरेंट्स, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी कोई नुकसान हो उसकी वजह से। इसीलिए वो इस द कंपनी नाम के डिल्यूजनल, मैं कहूँगा, कल्ट से डरने लग गई थी, क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कैमरॉन ने पूरी एक कहानी बनाई थी सिर्फ और सिर्फ कॉलिन को घर में रखने के लिए। उसने मैनिपुलेशन का सिर्फ यही तरीका नहीं अपनाया, सिर्फ एक कहानी बताने का। इवन कैमरॉन ने पूरी तरह से कॉलिन को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ और चीज़ें करी। बेसिकली कैमरॉन ने धीरे धीरे ऐसा शो करना शुरू करा कि कैमरॉन ट्रस्ट करने लग गया है कॉलिन के ऊपर। और उसने ऐसा कैसे शो करा? तो बेसिकली कैमरॉन ने अलाउ कर दिया था कॉलिन को कि तुम चाहो तो प्लेग्राउंड में थोड़ा बहुत टहल वहल सकती हो। जिसके कुछ टाइम बाद उसने कॉलिन को ये भी अलाउ करा कि चाहो तो तुम मेरे बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल सकती हो। जिसके कुछ टाइम बाद इवन उसने ये भी अलाउ कर दिया था कॉलिन को कि चाहो तो तुम मेरी फैमिली के साथ रोज़ रात में डिनर भी कर सकती हो। यानी कि वो धीरे धीरे कॉलिन का टाइम उस कॉफिन से कम करने लग गया था। और इन सारी ट्रिक्स का असर कॉलिन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो भी गया था, क्योंकि कॉलिन ऐसा फील करने लगी थी कि वो एक तरह से फ्री ही है।
ऐसा नहीं है कि कैमरॉन ने उसे किडनैप कर रखा है, वो उसे कहीं जाने नहीं देता। इन छोटी छोटी चीज़ों से कॉलिन को ये फील होने लगा था कि एक तरह से मैं फ्री ही तो हूँ, मैं जब चाहूँ बाहर जा सकती हूँ, मैं जब चाहूँ टहल सकती हूँ, मैं जब चाहूँ खाना खा सकती हूँ इनकी फैमिली के साथ। तो एक तरह से मैं इनकी फैमिली मेम्बर हूँ, ना कि कोई इनकी विक्टिम या फिर कोई ऐसी इंसान जिसको ये किडनैप कर लाएं टॉर्चर करने के लिए। तो तुम देख रहे हो किस तरह से कैमरॉन बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली कॉलिन को मैनिपुलेट करता जा रहा है इनटू थिंकिंग कि वो कोई विक्टिम नहीं है बल्कि वो एक फैमिली मेम्बर है। जबकि बेचारी कॉलिन को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि बिहाइंड द सीन्स स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हर स्ट्रिंग कैमरॉन के हाथ में है। वो जब चाहे कॉलिन को टॉर्चर करता है, जब चाहे कॉलिन को ऑर्डर्स देता है और बिना उसके ऑर्डर के कॉलिन कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन कॉलिन को ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ्रीडम में है, उसके पास हर फ्रीडम है। इसके बाद जब कैमरॉन को ये कम्प्लीटली बिलीव हो गया कि कॉलिन पूरी तरह से मैनिपुलेट हो चुकी है, वो पूरी तरह से कैमरॉन को एक दोस्त की तरह देखने लग गई है, तब ही कैमरॉन ने कॉलिन को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि कॉलिन कैमरॉन की सर्वेंट बनेगी। बेसिकली ये एक मास्टर सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉलिन ये साइन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी द कंपनी से, और उसी के डर में कॉलिन ने फ़ौरन बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया। जिसके बाद कैमरॉन कॉलिन का मास्टर बन चुका था और कैमरॉन की जो वाइफ जेनिस थी वो कॉलिन की मैम बन चुकी थी। एंड कैमरॉन जितना चाहे उतना ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर कॉलिन को कर सकता था। अब ये टॉर्चर्स तो चल ही रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में अचानक से कैमरॉन को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा बिजार चीज़ करी। 1981 के मई में ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके थे इस पॉइंट पर कॉलिन को गायब हुए हुए। अचानक से एक दिन कैमरॉन ने बोला कि चलो कॉलिन, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवा कर लाता हूँ। कॉलिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि ठीक है। और जैसे ही कैमरॉन और कॉलिन के पेरेंट्स के घर के बाहर पहुंचे तो कैमरॉन ने कॉलिन को कुछ रूल्स बताए। उसने कहा कि पहला रूल ये है कि तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी जो तुम्हारे साथ हुआ है पिछले 4 सालों में, जो भी कहूँगा मैं कहूँगा। सेकेंड बात यह है कि तुम वापस मेरे साथ ही चलोगी, तुम थोड़ी देर इनसे बात करोगी, थोड़ा इनको समझाओगी और उसके बाद मेरे साथ मेरे घर वापस चलोगी। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। कॉलिन ऑब्वियसली मान गई ये बात और ये दोनों कॉलिन के पेरेंट्स से मिलने के लिए चले गए। जैसे ही उसने डोर बेल बजाई और कॉलिन के पेरेंट्स बाहर आए, वो एकदम ही शॉक रह गए। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन एक कुछ उनके अंदर बात थी कि ये वो कॉलिन नहीं है जिसको कि उन्होंने 4 साल पहले देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा शांत सी है, एकदम रोबोटिक से इसके मैनर हैं, जैसे कि कोई इसे बता रहा हो कि क्या करना है। ऐसा लग रहा था उनको कि उनकी बच्ची डरी हुई है। कैमरॉन ने कॉलिन के पेरेंट्स से ये कहा कि कैमरॉन और कॉलिन शादी करने वाले हैं और कैमरॉन कॉलिन का फियांसे है। ये सुनकर कॉलिन के जो पेरेंट्स थे ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खुश तो नहीं थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिर से भाग जाए, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि उनकी बेटी भाग गई थी, उसको इस लड़के से शादी करनी थी, इसलिए तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिर से भाग जाए और वो चाहते थे कि उनकी बेटी उनके टच में रहे। इसलिए थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद, थोड़ा सा ऐसे दूर दूर से ही बातचीत करने के बाद कॉलिन और कैमरॉन वापस घर आ गए। आई नो काफ़ी ज़्यादा बिजार चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी। कैमरॉन ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुली कॉलिन को मैनिपुलेट कर दिया था। इसी मैनिपुलेशन में रहते हुए ऑलमोस्ट 7 साल बीत गए। 7 साल तक कॉलिन इसी टॉर्चर को, इसी मैनिपुलेशन को, इसी झूठ के साथ के उसके ऊपर कल्ट के लोग नज़र रखे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी जीती रही। 7 साल के बाद कैमरॉन ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। एक दिन कैमरॉन ने अपनी वाइफ जेनिस से कहा कि कॉलिन उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी है और वो कॉलिन से दूसरी शादी करना चाहता है। बस ये सुनकर जेनिस का पारा हाई हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो गई, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि कैमरॉन किसी दूसरी लड़की से शादी करे या फिर जेनिस को डिवोर्स दे। वो कैमरॉन के साथ शादीशुदा रहना चाहती थी, वो कैमरॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक ऐसी लड़की, कोई भी नहीं, मतलब कोई दूसरी लड़की जेनिस को रिप्लेस करे कैमरॉन की लाइफ में। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे। इसीलिए
जेनिस ने डिसाइड करा कि वो कॉलिन को भागने में मदद करेगी। जेनिस कॉलिन के पास गई उसी रात में जब कैमरॉन घर पर नहीं था, और जेनिस ने एक एक कर कॉलिन को सारा सच बताना शुरू करा। पहले तो कॉलिन को यकीन ही नहीं हुआ, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाई इस सारी बात को। जेनिस ने फिर धीरे धीरे उसको बताना शुरू करा कि हमने तुम्हें सिर्फ टॉर्चर करने के लिए किडनैप करा था, ऐसा कोई भी कल्ट नहीं है द कंपनी नाम का जो कि तुम पर नज़र रखा हुआ है, ऐसा कोई भी लोग नहीं है जिनको तुम्हारे फैमिली के एड्रेस के बारे में पता है और वो तुम्हारी फैमिली को जान से मार देंगे अगर तुम भाग जाओगे तो। ये सब एक कहानी थी जो कैमरॉन ने तुम्हें यहाँ पर बंद रखने के लिए बनाई थी। जब कॉलिन को ये सारी बातें समझ में आई, उसने ये सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करी, तो फिर उसका मन था इस घर से फ़ौरन भागने का। और जेनिस तो रेडी ही थी, वो बस चाहती थी कि कॉलिन फ़ौरन से फ़ौरन कैमरॉन और उसकी लाइफ से बाहर हो जाए। इसीलिए जेनिस ने ही कॉलिन की हेल्प करी उस रात उनके घर से भागने में। जेनिस कॉलिन को अपनी कार में छुपाकर बस स्टेशन तक लेकर आई और उसको बस स्टॉप पर छोड़ दिया। कॉलिन जैसी बस स्टॉप पर उतरी, पहले तो उसने अपने आसपास देखा और वो उसी बस स्टॉप पर थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और एकदम से कोई आकर उसको जान से मार देगा, फिर उसकी फैमिली को मार देगा। कुछ देर तक उसी बस स्टॉप पर बैठे रहने के बाद जब उसको यह रियलाइज़ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो फ़ोन बूथ पर गई, अपने डैड को कॉल करी और उनसे बोला कि मुझे बस टिकट चाहिए, मुझे वापस से घर आना है। लेकिन इस फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद ही कॉलिन ने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ करी और काफ़ी ज़्यादा बिज़ार चीज़ करी। उसने कैमरॉन को कॉल मिलाया। कैमरॉन को कॉल मिलाने के बाद कॉलिन ने ये सारी बातें उसे बताई कि मुझे तुम्हारे बारे में सब सच पता चल गया है, तुमने मुझसे सब जो सारे झूठ बोले मुझे सब पता चल गया है। और उसी फ़ोन पर कैमरॉन ने कॉलिन से अपने प्यार का इजहार भी करा, उससे ये कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये सारी बातें। लेकिन कॉलिन के सामने अब कैमरॉन का सारा सच आ चुका था और वो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी। इसीलिए अगली बस से वो अपने डैड के घर पर चली गई। अब कॉलिन चाहती तो पुलिस में जाकर ये सब कुछ बता सकती थी जो पिछले 7 सालों में उसके साथ हुआ, और पुलिस आराम से सज़ा भी देती, क्या नाम है इसका, कैमरॉन और उसकी वाइफ को। लेकिन कॉलिन ऐसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास जाती, वो पुलिस को सब कुछ बताती तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती, और वो नहीं चाहती थी कि उसका नाम इन सारी चीज़ों में उछले, दुनिया भर में उसका ऐसे नाम हो कि ये लड़की किडनैप हो गई थी और इसके साथ इतना सब कुछ टॉर्चर असॉल्ट हुआ। कॉलिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर गई, अपने मॉम डैड के साथ रहने लगी, एक नॉर्मल लाइफ शुरू करने लगी। दूसरी तरफ जेनिस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, अंदर से उसका मन काफ़ी ज़्यादा दुखी था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी से ये बात शेयर करनी है कि हमने एक लड़की को इतना ब्रूटली किडनैप करा, उसे टॉर्चर करा इतने सालों तक। और चर्च में एक कन्फेशन बूथ होता है जहाँ पर एक फादर के सामने जेनिस ने ये सारा का सारा केस कन्फेस करा। नवंबर 18, 1984 को अरेस्ट कर लिया गया कैमरॉन एंड जेनिस दोनों को ही। इनके अरेस्ट के बाद इनको कोर्ट में ले जाया गया, इनकी पेशी करी गई, एंड कोर्ट में एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ और निकल कर आई। कॉलिन स्टैन को किडनैप करने से ठीक 1 साल पहले जेनिस एंड कैमरॉन ने मैरी एलिजाबेथ नाम की 19 साल की एक और लड़की को किडनैप करा था। जेनिस ने ये सारी बातें कोर्ट में कन्फेस करी और ये बताया कि मैरी के साथ कैमरॉन ने कितना ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर करा था, उसको कितना ब्रूटली असॉल्ट करा था, एंड फाइनली जान से मार दिया था। बेचारी मैरी का तो पता भी नहीं चलता किसी को कि मैरी नाम की एक लड़की को इन दोनों ने कॉलिन से भी पहले पकड़कर जान से मार दिया था। कॉलिन तो इस केस में ज़िंदा बच गई थी, लेकिन वो 19 साल की लड़की को तो जान से मार दिया गया था। लेकिन क्योंकि मैरी एलिजाबेथ की डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिली, तो इसीलिए कैमरॉन को वो मर्डर के लिए चार्ज नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी, एंड फाइनली 1985 में कैमरॉन हुकर को गिल्टी करार दिया गया एंड 104 ईयर्स की जेल सुनाई गई किडनैपिंग के लिए। एंड इसी के साथ फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा बुरा 7 साल का पीरियड एंड हुआ कॉलिन स्टैन के लिए। उन्होंने इसके बाद अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करी, नए दोस्त बनाने की कोशिश करी,
उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था किसी पर ट्रस्ट करना इतने बड़े इंसिडेंट के साथ बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी अपनी लाइफ को दोबारा से रीबिल्ड करने की, एंड थैंकफुली उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफ अपने लिए बनाई भी। बाकी यही पूरा केस था, और इस केस को रिकॉर्ड करने में बहुत हालत ख़राब हो गई। मतलब जनरली होती भी नहीं है, पता नहीं क्यों। सुबह उठा, मैं सोया ही नहीं, तो उठा क्या, सोया ही नहीं था। फिर कुछ काम थे वो करे, उसके बाद सुबह में मैंने 2 बार रिकॉर्ड करा। मैं सोचा तुम लोगों को अपनी बालकनी दिखाऊंगा, पूरे प्लांट्स वगैरह, और उनके साथ रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड था, और भाई साहब मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर ली थी, पूरा केस, और बाद में पता चला आवाज़ आई नहीं रही है मेरी। जिसके बाद मैंने फिर रिकॉर्डिंग करी तो पता चला कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्लो मोशन मोड पे। इतना दिमाग ख़राब हुआ मैं बता नहीं सकता यार। मतलब खुद की बेवकूफ़ी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा। खैर फाइनली आई होप ये रिकॉर्ड हो गया है, आई होप ये एडिट हो जाए अच्छे से, एंड मैं संडे तक इसको अपलोड कर पाऊँ। आई होप तुम देख रहे होगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।